हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के सभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो आपके संपूर्ण किताब से जो हम लगभग 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं इतना बता दूं, यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि आपका 70 नंबर तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 70 में 70 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको निश्चिंत रहना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, जो है इटली का एकीकरण। अब इटली का जो एकीकरण है इसको आपको तैयार कर लेना है, और दूसरा आपको पूछ लेता है जर्मनी का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण क्या है और जर्मनी का एकीकरण क्या है, इस पर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा आता है कि क्या कह रहा है कि 1789 फ्रांस क्रांति के कारण और इसके प्रभाव को आपको बताना है। मतलब 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ उसका कारण क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी कुछ आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, ये सभी आपके बहुत ही ढूंढकर बहुत ही निकाला गया है इन सभी प्रश्नों को। ठीक है, और ये सभी आप देख भी सकते हैं, जैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, उनसे सभी से ये आपको जरूर मिल जाएगा ये सभी क्वेश्चन। अगला आता है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, मुझे अभी भी याद है जब मैंने क्लास 12th की पढ़ाई किया था तो सत्याग्रह पर निबंध लिखने के लिए आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आशा करते हैं आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। इसको एक कहानी की तरह देखिए, जो क्या है आपका जो सामाजिक विज्ञान है ना, इसको कहानी की तरह आप सुनिएगा और समझिएगा और उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगला आता है पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि महामंदी के कारण को लिखिए। अब महामंदी का क्या कारण है उसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पूरा वर्णन करना है कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कैसे ये सब कुछ चलाया था। अगला आता है कि ब्रिटेन बूस्ट संस्था समझौता। ठीक है, जो ब्रिटेन बूस्ट संसाधन समझौता हुआ था तो उसके बारे में भी आपको बताना है कि जो संसाधन समझौते हुए थे तो उसमें क्या क्या समझौते हुए थे, ये पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, आते हैं हमारे यहाँ पर, आते हैं हमारे 8 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की क्या व्याख्या कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय, 19वीं जब शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करना है, कि वो 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करना है कि वो 3 प्रकार के प्रवाह कौन कौन से थे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आशा करते हैं हम। उसके बाद अब आता है 9th हमारा क्वेश्चन कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन। ठीक है, मृदा अपवर्तन क्या होता है और कैसे होता है और इसका रोकथाम क्या है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपवर्तन क्या है और उसका रोकथाम कैसे हम इसको रोक सकते हैं, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये सभी तो भूगोल के अब आ गए ना, तो ये सभी भूगोल के टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला आता है हमारा 10th क्वेश्चन है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये तो कहने की तो कोई ज़रूरत है नहीं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई है। ठीक है, और जो भी ये क्वेश्चन है केवल आपको 30 से 35 ही तैयार करना है। मैं कह रहा हूँ कि 30 से 35 यदि तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर आपकी कोई भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिक्स है कि आपको पूरा फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला आता है कि 11वां क्वेश्चन कि मृदा अपवर्तन क्या है और इसका कारण क्या होता है, ये भी आपको बताना है। और
12वां हमारा क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता क्या है, इसका क्या महत्व है, ये पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ कि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी को ढूंढा गया है आपकी किताब से, तब जाकर नहीं इतना सब कुछ मिला है। अगला आता है कि भारतीय कृषि की किन्हीं तो 3 विशेषताएं बताइए। जो भारत में कृषि होता है, ठीक है, किसान जो खेती फसल उगाते हैं, तो उसकी विशेषताएं बताना है, 3 ठो आपको बता देना है। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने आपको जो अभी तक 13 हमने प्रश्न को बताया है, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि इन सभी प्रश्नों को आपको नोट्स में लिखते हुए चलना है और निश्चिंत होकर इन सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, और चिंता नहीं करना है, जो भी हम टॉपिक ये सब हैं, जितना हमें समय मिलेगा वो हम कराएंगे ही। अदरवाइज आप जानते भी होंगे कि क्लास 10th का अभी हमने न्यू जो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपको बताया है कि पूरे फिजिक्स, मतलब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी का तो हम आपको कराएंगे ही, मतलब पूरे हम साइंस का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से तैयारी कराएंगे ही। उसके साथ साथ हमने आपको कह दिया है कि हिंदी का भी हम आपको तैयारी करा देंगे। ठीक है, प्लस अंग्रेजी के भी आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने सामाजिक विज्ञान का भी आपको, सोशल साइंस जो है इसका भी हमने आपको कहा है कि तैयारी हम कराएंगे। तो आपको निश्चिंत रहना है। शाम को याद रखेंगे 6:30 बजे, अब फिर से शाम को 7:30 बजे, ये 2 टाइम पे इस चैनल पे वीडियो आएगा। तो आपको निश्चिंत होकर इस टाइम पर आपको बने रहना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो भी टॉपिक इस चैनल पे अपलोड हो उसको निश्चिंत होकर ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट ही है। अभी जस्ट हमने कुछ ही दिन पहले 50 सबसे महत्वपूर्ण 55 हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था, जो कि पूरे फिजिक्स मतलब पूरे साइंस से हमने आपको बताया था। तो उन सभी को तैयार कर लेना है। तो चलिए और आगे भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14वां हमारा प्रश्न है कि बहु उद्देशीय परियोजनाओं का लाभ और हानि बताइए। जो बहु उद्देशीय परियोजना है, इसका क्या हमें प्रॉफिट है और क्या हमें इसकी हानि है। ठीक है, लॉस क्या है ये आपको बता देना है। ठीक है, अगला आता है जो हमारा 15वां क्वेश्चन है कि 3 राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पे बताइए होगा, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है, मतलब काली मिट्टी पाई जाती है, उसका 3 आपको नाम बता देना है। और उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है ये भी आपको बताना है। ये बहुत ही भूगोल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला आता है जो हमारा 16वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि कृषि के 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब कृषि जो क्या होता है, खेती होता है, तो उसमें 3 कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं आती हैं उसका आपको वर्णन कर देना है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, अगला आता है चावल, मतलब यहाँ पे कह रहा है 17वां क्वेश्चन है, चावल कह दे या धान कह दे। तो धान की खेती के लिए उपयुक्त तो भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मतलब कह जाएगा कि चावल हो या धान की खेती हो, तो उसके लिए उपयुक्त भौगोलिक जो परिस्थितियां होती हैं उसका वर्णन आपको कर देना है। समझ रहे हैं? तो सब हम कराएंगे, जब आपको टॉपिक जितना हो सकेगा उतना हम सभी को टॉपिक को कराएंगे। ठीक है, जितना समय मिले हमें, क्योंकि सभी को लेके चलना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यदि आपको लग रहा है तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं कहूँगा कि देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स जो क्या है साइंस का तो हम रेगुलर आपको करा ही रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी का भी रेगुलर करा रहे हैं। बचा ये जो सामाजिक विज्ञान है, जितना हो सकेगा उतना तो हम आपको कराएंगे ही। मैं यही कहूँगा यदि आपके पास समय है तो अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आप क्या कीजिएगा, इन सभी टॉपिक को लिखते हुए चलना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है जिस पर बहुत सारे टीचर अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, तो उनसे क्या करना है, इन टॉपिक को सर्च करके और उनसे इन सभी टॉपिक को पढ़ लेना है। अदरवाइज मेरे पास समय मिलेगा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं समय इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा 3 चैनल है जिस पर क्लास 11 का भी पढ़ाई कराया जा रहा है। एक पर जो हमारा ब्रदर सर मेन चैनल है उस पर क्लास 12 की पढ़ाई कराया जा रहा है, और जो क्लासेस चैनल है इस पर क्लास 10 की, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर क्लास 10 की पढ़ाई कराई जा रही है। तो देखिए क्लास जो 12th है और 10th है इसके लिए सीरियस होकर हम पढ़ाई करा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 12 के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, समय कम बचता है, बट मैं जितना भी हो सकेगा उतना मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता दिया जाए। ठीक है,
अगला आता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। देखिए, एक होता है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो इनको आपको तैयार कर लेना है। इन दोनों में डिफरेंट भी आपको तैयार कर लेना है कि क्या इन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि कभी कभी अंतर भी आपसे पूछ लिया जाता है। समझ गए। तो अब आते हैं अपने अगले हमारे क्वेश्चन पे। अगला है जो है 19वां हमारा क्वेश्चन कि सड़क परिवहन के 3 गुणों को बताइए। अब सड़क परिवहन जो होता है, सड़क परिवहन, तो उसके 3 आपको गुण को एक्सप्लेन कर देना है। समझ के आते हैं अगले अपने 20वां हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब मतलब 20वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है उसका आपको वर्णन कर देना है, पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। वर्णन जो भी आपसे कह रहा है ना, इसका मतलब वो सभी आपके 5 नंबर 3 नंबर इस प्रकार लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला आता है परिवहन। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है परिवहन तथा संचार के संसाधन। परिवहन तथा संचार के संसाधन किस देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो ये भी आपको बता देना है कि परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये आपको बता देना है। ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है ना कि अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है और किसी देश की जीवन रेखा इसको क्यों कहा जाता है, परिवहन तथा संचार के संसाधन को क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है, पूरा एक्सप्लेन कर देना है। अगला आपको देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है। देखिए कह रहा है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगला आता है 23वां हमारा क्वेश्चन है कि संघवाद। अब संघवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको कर देना है। ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सभी ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी हम आपको ना 30 से 35 क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सभी आपके लिए मोस्ट मतलब भी आई है। तो निश्चिंत होकर इन सभी को समझकर इसको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अदरवाइज जिनको विश्वास करना हो तो करेंगे ही। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो पता तो चल ही जाएगा। ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा, अब तो समय कम है, तो आप थोड़ा सा ये इस चैनल पे विश्वास कीजिए। ठीक है। जो यहाँ पर आप जानते होंगे, यदि जो बेसिक से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि भाई इस पे जो भी कंटेंट है वो सब अच्छा प्रोवाइड कराया जाता है। लोगों का विश्वास है, स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। जो हमारे मेन चैनल है उस पर क्लास 12 की जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है। ठीक है। आप भी जब क्लास 12 में जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी जब हमारे चैनल से पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कि 1992 के संविधान संशोधन से पहले अवसरवाद के संस्थानीय संसाधन शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर लिखिए। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस समय जो 1992 के जो संविधान संशोधन से पहले क्या कहा जा रहा है कि जो स्थानीय संसाधन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को आपको बताना है। ठीक है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा जब बुक उठाएंगे तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें जब कहानी वहानी सबको जानेंगे तो आपको समझ में भी क्वेश्चन आने लगेगा। ठीक है। अगला आता है 25वां क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है सिंपल में कि बताइए कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब बताना है आपको कि भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत समस्याएं हैं, जो समानताएं हैं, असमानताएं हैं। मतलब जातियों में अभी भी भेदभाव चल रहा है, अभी तो और चल रहा है। मैं खुल के कहता हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये सब हो रहा है। ठीक है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता, जाति पर बहुत ज़्यादा जो राजनीति हो रही है, तो इस पर ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है। जो क्या है, तो भारत में तो अभी तो इस समय में तो और ज़्यादा चल रहा है, तो इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, अपने भाषा में आपको बताना है, पूरा आपको डिटेल में लिख देना है। ठीक है। तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है। जो आप जानते हैं इसके बारे में बताइए कि कैसे कैसे जो क्या होता है जातियों पर क्या हो रहा है, कैसे असमानताएं दिखाई जा रही हैं, वोटिंग से भी लेकर सभी चीज़ों में। ठीक है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे।
अगला हमारा 26वां क्वेश्चन आता है। ये सभी क्वेश्चन अभी हमने वीडियो भी बना लिया था, बट बाद में हमें पता चला कि कैमरा ही ऑन नहीं है, बंद हो गया है। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट हम करते हैं। 26वां हमारा प्रश्न है। इससे पहले के तो आपको 25 मिल गए होंगे, देख लिए होंगे आपने। तो अगला है कि भारत की विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में आप जानते हैं कि राज्यसभा में जब वोट होता है तो विधायक चुने जाते हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि विधायक जो है ना, तो विधायकों में महिलाओं की प्रतिनिधित्व का, ठीक है, तो उनकी स्थिति क्या है, कैसे वो लड़ती हैं, लड़ पाती हैं या नहीं, कितनी सीट महिलाओं को दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, उसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये लोकतंत्र से आपका हो गया है। अगला आता है कि जो 27वां हमारा प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायी, जिम्मेदार और तथा वैध सरकार का गठन करता है। मतलब जो लोकतंत्र है ये किस तरह का उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगला आता है जो हमारा 28वां यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है कि विकास, जो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब दो मापदंड है, एक है UNDP का मापदंड और एक है विश्व बैंक का मापदंड। तो कहा जा रहा है कि UNDP के मापदंड से विश्व बैंक का मापदंड किस प्रकार अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है, क्या इन दोनों में अंतर है। ठीक है, अगला आता है जो हमारा 29वां आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसका आपको वर्णन कर देना है। और अगला आता है 30वां हमारा जो प्रश्न है कि संगठित कार्यों से आप क्या समझते हैं। संगठित मतलब एकजुट मिलकर कार्य जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसको अपने शब्दों में ही एक्सप्लेन करना है, जो आप समझते हैं वही। ठीक है, अगला अब हमारा देखिए क्वेश्चन है कि 31वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको भी आपको बता देना है। अब ये हमारा अंतिम जो प्रश्न है इसको भी आप समझ जाइए कि ऐसे कारकों का चर्चा कीजिए। 32वां क्वेश्चन है, ऐसे कारकों का चर्चा कीजिए जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। समझ गए, तो जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, मतलब उन उपभोक्ताओं पर क्या किया जाता है, अत्याचार होता है, तो उसका आपको क्या करना है, चर्चा करना है। इस पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताना है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो हमने आपको 32 हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है ये सभी को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप जाएंगे और ब्रदर सर आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। तो उस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से इन सभी का PDF नोट्स ले लीजिएगा। दूसरी बात ये है, ठीक है, ब्रदर सर आप चैनल को नाम लिखेंगे मिल जाएगा। दूसरी ये है कि मैं इतना कह दूं कि इन सभी को आपको ढूंढकर पढ़ाई कर लेना है, और इन सभी का आप पढ़ाई कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 70 में 70 नंबर आपके फिक्स हैं, मिल जाएंगे। 30 नंबर स्कूल से मिलेंगे, आपका 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं, बट मैं यही कहूँगा कि 60 यहाँ से आप समझिए, और 10 नंबर आपके जो क्या है, जो आपके बहुविकल्पी हैं उसको भी हम कराएंगे, तो उसको देखिएगा, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज इन सभी को तैयार करेंगे तो उसमें बहुविकल्पीय भी आपको तैयार हो जाएगा, बट मैं बहुविकल्पीय के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा पर्सनली। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूँगा दोस्त, अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, इतना प्यार दिया। और मैं यही कहूँगा कि चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।